कि आप जानते हैं कि आज मनोविज्ञानिक की श्रृंखला में आज का चौथा सीरीज है। मैंने इससे पहले आपको 3 सीरीज दे चुका हूं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर। देखिए, एग्ज़ाम अब नोटिफिकेशन का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि मैंने अपने सभी वीडियो में आपको बताता आया हूं कि एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में फिक्स है। आपको नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच कुछ संशोधन के साथ देखने को मिलेंगे, अर्थात कुछ सब्जेक्ट को हटाया जा सकता है या फिर कुछ सब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है। मैंने जो अभी तक आपको मनोवैज्ञानिक का जो श्रृंखला अभी तक करवाया है, ये CDP का वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में 4 से 7 तक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक आप मनोवैज्ञानिक को नहीं समझिएगा, नहीं पढ़िएगा, तब तक आप CDP में अच्छे स्कोर की कामना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि CDP का मूल आधार ही मनोवैज्ञानिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको CDP ख़त्म कर देता हूं, उसके बाद मैं EVS ख़त्म कर दूंगा, फिर मैथ ख़त्म कर दूंगा, फिर हिंदी लिटरेचर ख़त्म कर दूंगा। यदि आपका अगर समर्थन अच्छा खासा मिला तो मैं इंग्लिश लिटरेचर को भी ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। अब रहा सवाल कि अभी क्या करें। अभी कुछ मत कीजिए, अपने कॉपी या पेन लेकर बैठिए, अपने नोट्स बनाइए। वही नोट्स आपके अंतिम दिनों में सबसे लाभकारी साबित होंगे। किसी का वीडियो देखने या आप देख रहे हैं या किसी भी एजुकेटर का वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला दायित्व तो आपका ये है कि उनके द्वारा जो भी आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आप उस मार्गदर्शन को अक्षर सा पालन करें और अपने नोट्स में अंडरलाइन करते चले, ताकि जब एग्ज़ाम का अंतिम समय हो तो आप उसका रिवीजन कर अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो समय की बर्बादी न करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तीसरा है, अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और चौथा है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है। SPCF जो S होता है वो जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। P जो होता है वो आपको 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। C जो होता है वो 7 से 11 वर्ष के लिए होता है। और जो F होता है, फॉर्मल स्टेज होता है, वो 11+ के लिए होता है। तो जीन पियाजे ने ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करके सीखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। जो वो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चा खुद से बात करता है, देखिएगा कभी कभी बच्चा अकेले रहे तो वो खुद से बात करता रहता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या मौखिक वार्ता। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? पहला, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के अनुसार, वैसे इसका आंसर अगर हम बोले तो इसका आंसर आप समझ लीजिए, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को माइनस करके चल रहा हूँ। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं, याद रखिएगा। उन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन को बताया है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई है जो SPCF होता है। इसमें पूछ रहा है सवाल में, अमूर्त तर्क
और तर्क कौशल कब विकसित होता है? अमूर्त तर्क और कौशल कब विकसित होता है? पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, दूसरा है पूर्वानुक्रमिक अवस्था में, तीसरा है औपचारिक परिचालन अवस्था में और चौथा है ठोस परिचालन अवस्था में। तो देखिए, मूर्त तर्क और तर्क कौशल जो होता है वो औपचारिक अवस्था में विकसित होता है, जो 11 या अथवा 12 प्लस होता है उम्र, 12 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए, जिसको हम फॉर्मल स्टेज कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। टीएटी का फुल फॉर्म क्या बताया? मैंने पहले भी बताया था कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, और इस टीएटी को काट किसने दिया था? मॉर्गन और मुर्रे। किसने दिया था? मॉर्गन और मुर्रे। कब दिया था? 1935 में। कब दिया था? 1935। तो टीएटी हेतु कितने कार्ड होते हैं? देखिए, टीएटी हेतु 30 कार्ड होते हैं। इसको आप 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। 10 में फीमेल से संबंधित फ़ोटो होता है, 10 में मेल से संबंधित फ़ोटो होता है और 10 में मेल प्लस फीमेल दोनों से संबंधित फ़ोटो होता है। सब में 10-10 का रेशियो है। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में दिया था। और टीएटी में 30 कार्ड को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 10-10 करके। 10 में महिला का चित्र होता है, 10 में पुरुष का चित्र होता है और बाकी 10 में महिला प्लस पुरुष दोनों का चित्र होता है। यह कार्ड का परीक्षण व्यक्तिगत सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला विक्टर ह्यूम, दूसरा मॉस्लो, तीसरा आर.एम. वुडवर्थ और चौथा स्किनर। देखिए, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत का प्रतिपादक जो था वो थे मॉस्ले महोदय। ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा है लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण करना। ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। पहला विक्टर ह्यूम, दूसरा गिलबर्ट, तीसरा विलियम स्टर्न और चौथा साइमन। देखिए, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय विलियम स्टर्न द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको हम आईक्यू लेवल भी बोलते हैं। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू लेवल, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट बुद्धि लब्धि का मतलब होता है। और इसको कौन दिए थे बुद्धि लब्धि को? विलियम स्टर्न महोदय ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, ये क्वेश्चन था बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? तो हम बोलेंगे विलियम स्टर्न। और ये क्वेश्चन है बुद्धि के बहुबुद्धि मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या? इसका मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। ये एक्चुअली में जिसका आंसर हुआ गार्डनर महोदय का है। और ये उन्होंने 8 या 9 प्रकार के बुद्धि दिए हैं, संगीतक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तर्क शक्ति बुद्धि। तो इसका मैं एक स्पेशल जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का वीडियो बनाकर, ये सेशन जब खत्म हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वाला, तो बहुबुद्धि सिद्धांत का, उसके बाद पठन जो विकार होता है वो भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। मैं पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट का कुछ नोट पढ़ा देता हूं और उससे संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, पी टेट हो, यूके टेट हो, जितने भी राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण दक्षता परीक्षा हुई है अथवा केंद्र के सीटेट का जो भी परीक्षा हुआ है, उस सभी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा। अभी जो आप क्वेश्चन जो मनोविज्ञानी की श्रृंखला में देख रहे हैं, ये किसी न किसी राज्य स्तरीय, किसी न किसी केवीएस या किसी न किसी सीटेट के एग्जाम में किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चनों का वो करवा रहा हूं जिसको आने वाले समय में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीटेट का सिलेबस वास्ट नहीं है।
छोटा सा दायरा है सिलेबस का। सिलेबस क्वेश्चन क्या करता है, सीटेट वही क्वेश्चन को रिपीट पर रिपीट करता है, क्वेश्चन का तरीका बदल देता है, ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन क्वेश्चन भी वही रहता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो छात्र सीटेट में अच्छे नंबर लाने की कामना कर रहे हैं, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी बार हो सके उतनी बार बनानी चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। तो बहुत जानते हैं कि बुद्धि एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। उन्होंने अपना एक पुस्तक दिया था, पुस्तक का नाम था फेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने 8 क्षेत्र में विभाजित किया था। तो मैं इसका पूरा आपको सेशन करवा दूंगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का। ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 मिनट का होगा वीडियो, वो डाल दूंगा मैं। थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। पहला, तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अवलोकन का नियम और चौथा अभ्यास का नियम। तो जानते हैं E.L. थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार अवलोकन का नियम सीखने का नियम नहीं है। किसका नियम? अवलोकन का जो नियम है E.L. थॉर्नडाइक महोदय द्वारा, वो सीखने का नियम नहीं है। चलते आज के अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला पियाजे, दूसरा जॉन हॉक, तीसरा स्किनर और चौथा वाइगोत्स्की। तो याद रखिएगा, जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया, शायद ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, हाँ रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। वाइगोत्स्की थे रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा। कोहलवर्ग के अनुसार प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो जानते हैं कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास को अवस्था सिद्धांत, मतलब कि नैतिक विकास मतलब स्टेज थ्योरी, STAGE, स्टेज थ्योरी, THEORY, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। कोहलवर्ग के नैतिक विकास को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है और उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्था में विभाजित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को महत्व दिया है? पहला वाटसन, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा जीन पियाजे और चौथा कोहलवर्ग। तो देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय जो है वो संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये जो बोले गए थे, ये बोले गए थे वाइगोत्स्की महोदय, जॉन वी ले वाइगोत्स्की महोदय द्वारा। इन्होंने देखिए, संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत है और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का भी सिद्धांत है। तो जीन पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं का ज्ञान के निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, आध्यात्मिक विचार, दूसरा संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, चौथा प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो देखिए, जीन पियाजे जो हैं वो संरक्षण और कक्षा समावेशन को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दर्शाते हैं। देखिए, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 या कहीं कहीं आपको 11 भी नजर आएगा, तो बात बराबर है। 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलता है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को विचारों में संक्रियात्मक
क्षमता आ जाती है। चलते आज के अगले क्वेश्चन पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला स्कीमा, दूसरा अवलोकन अधिगम, तीसरा अनुबंध और चौथा प्रबलन। तो समझ लीजिए, ये जो टर्म आप सुन रहे हैं स्कीमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कीमा होता क्या है? देखिए, स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दिमाग आपको जैसे कोई आदेश दे रहा है, जैसे आप मेरा अभी वीडियो सुन रहे हैं, तो ये ब्रेन कह रहा है कि सीटेट हेतु पास करने हेतु ये वीडियो देखना अनिवार्य है। तो ये जो माइंड जो सूचनाओं का जो संकलन कर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसी को हम स्कीमा कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्कीमा समझ गए होंगे कि क्या बोलते हैं? मस्तिष्क में उन सूचनाओं को कहते हैं जो किसी भी व्यवस्थित कार्य को व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होता है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, मैक्स डूगल, विलियम जेम्स या पियाजे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक है मैक्स डूगल। इन्होंने 18 मूल प्रवृत्ति बताया है। कितना? 18 मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। चलिए आगे आज के अगले क्वेश्चन पर। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, विकास के किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए, सीटेट को पास करना है तो आप जब हॉट सीट यानी कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे चेयर पर, तब आपको ये अवलोकन करना होगा कि आप एक शिक्षक के लिए नहीं बल्कि आप एक छात्र की भांति सोच रहे हैं। और जब आप छात्र की भांति सोचने लगिएगा तो हर सवाल का जवाब आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि सीडीपी जो होता है वो मानसिक क्षमता को अच्छे तरह से टटोलता है, देखता है कि आप कितने अच्छे सोच सकते हैं। आपका बेहतरीन सोचना आपके बेहतरीन मार्क्स को इजाफा करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है कि कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है, तो आप जानते हैं कि किस अवस्था में बच्चे को जो चीज़ सिखाया जाता है वो सीख सकता है। तो वो होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे को जो चीज़ कहा जाएगा वो सीख लेगा। और बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष का होता है। 2 से 6 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं। उन्होंने 2 प्रकार का शायद बाल्यावस्था दिया था। एक उन्होंने अवस्था पूर्व बाल्यावस्था दिया और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से शायद 12 होता है। ठीक है, हाँ 6 से 12 ही होता है। चलिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला स्पीयरमैन, दूसरा गोलमैन, तीसरा गार्डनर, चौथा मेयर। तो देखिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय हावर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया, जो कि 1983 में दिया था। उन्होंने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका मैं एक सेशन करवा दूंगा गार्डनर महोदय का बहुबुद्धि सिद्धांत का, और उससे 10 या 12 क्वेश्चन होंगे उनके। 8 या 9 प्रकार का उन्होंने बहुबुद्धि दिया है। तो मैं उसका एक अलग से वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो होगा, वो मैं डाल दूंगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पहला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा क्रियापशुत अनुबंधन सिद्धांत और चौथा सूझ का सिद्धांत। तो देखिए, निम्न में से पुनर्बलन का सिद्धांत, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रियापशुत अनुबंधन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन क्रियापशुत का किया था स्किनर महोदय। किसने किया था? स्किनर महोदय।
ठीक है, BF स्किनर, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर महोदय द्वारा किया गया था। इसी को ही, क्रिया प्रसूत को ही पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? पहला, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा अंतःप्रज्ञ अवस्था, तीसरा क्रियात्मक अवस्था और चौथा संकेतात्मक अवस्था। तो अंतःप्रज्ञ अवस्था को विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। क्वेश्चन में निगेटिव है, याद रखिएगा, अंग नहीं। निगेटिव पॉजिटिव पे बहुत खेल करता है सीटेट, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव को बड़े गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन को तो हमेशा गौर से पढ़िएगा। सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रज्ञ अवस्था, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। जेरोम ब्रूनर कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक? ये थे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, USA। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये है प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज, तीसरा संगठन, चौथा आत्मीयकरण और पांचवा अभिव्यक्तिकरण। इनमें से सही क्रम क्या है? देखिए, मॉरिसन जो थे वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने शिक्षण के 5 पदों का वर्णन किया। ये है, पहला सर्च, खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तीसरा है आत्मीयकरण। देखिए, इसको मैं क्रम में लिख देता हूँ। पहला है खोज, दूसरा है, आपको मैंने अभी बताया है, एक मिनट। पहला है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, छोटा हो जाता है ना। पहला है खोज, सर्च, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा आत्मीयकरण, चौथा है आपको संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। तो ऑप्शन नंबर है 2, 1, 4, 3, 5। 2, 1, 4, 3, 5 ऑप्शन नंबर पहला मेरा आंसर हो जाएगा। उन्होंने, मॉरिसन महोदय ने बौद्ध शिक्षा स्तर प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीयकरण, चौथा है संगठन और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पहला स्किनर, दूसरा कोहलर, तीसरा थॉर्नडाइक महोदय और चौथा VS ब्लूम। देखिए, किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो देखिए, BF स्किनर महोदय जो हैं वो क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। क्या के जाने जाते हैं? क्रिया प्रसूत के लिए। कोहलर जो है अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक महोदय का आपने एकदम फेमस VVI क्वेश्चन मैंने बताया था पिछले सेशन में। थॉर्नडाइक महोदय का जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि। इनका है प्रयास एवं त्रुटि। बचा कौन? तो BS ब्लूम। इसका आंसर हो जाएगा BS ब्लूम। BS ब्लूम ने किसी भी प्रकार का सिद्धांत का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसको रट जाइएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। पहला स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा पावलोव और चौथा MN गिने। देखिए, ये जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था 1965 में, 1965 में किया गया था और इसके लेखक थे RM गिने महोदय। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किनका है? स्टैनले हॉल, जर्सील्ड, पावलोव या RM गिने महोदय का? तो देखिए, यह कथन जो है, जो किशोरावस्था होता है, मैंने बताया था ना, फॉर्मल स्टेज, SPCF, जीन पियाजे को याद रखिएगा, SPCF,
जो अंतिम जो एफ होता है उसको फॉर्मल स्टेज कहते हैं, जो 11 या अथवा 12 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए होता है। तो किशोरावस्था जो हो जाएगा वो 12 से क्या हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था किसको बोलते हैं? 12 से 18 वर्ष के बच्चों को। तो ये जो कथन था वो कथन था स्टैनले हॉल का, ठीक है, कि जो किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं वो बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था होती है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल, स्किनर, गेट्स वन या रॉस? देखिए, सीखने का जो पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है और उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन जो है वो रॉस महोदय का है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? याद, सवाल को देख लीजिए, आपको सवाल से ही आंसर मिल जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्था। जब ही संज्ञानात्मक विकास आया तो आपको ध्यान में आना चाहिए जीन पियाजे। जब भी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का चर्चा हो तो आपको जीन पियाजे आना चाहिए। एस, पी, सी और एफ। SPC, एफ। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो कि 4 अवस्थाओं SPCF में विभाजित करता है। पहला, जन्म से 2 साल। दूसरा, पी जो होता है वो 2 से 7 साल होता है। कंक्रीट 7 से 11 साल होता है और फॉर्मल स्टेज 11 प्लस होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को। चलते ये थे आज के अंतिम प्रश्न। आपको लगभग एक सेशन और मैं लूँगा मनोवैज्ञानिक से संबंधित। उसके बाद CDP का जो क्वेश्चन है उसमें आपको पठन वैकल्प में जो पठन विकार से संबंधित डिस्ग्राफिया ये सब जो संबंधित क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूंगा, उसको समझा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको जो भी पठन विकार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अगर ये पूछे जाते हैं तो आपको समझ आंसर देने में कठिनाई महसूस ना हो। देखिए, CDP को बनाने के लिए आपके मानसिक क्षमता को आपको बच्चे की तरह सोचना होगा और आपको समझना होगा कि आप जब हॉट सीट पर बैठे तो आप बच्चे हों। दूसरी बात ये है कि अभी भी समय है, सुधर जाइए आप लोग, क्योंकि सीटेट का जो रेशियो रहा है बहुत ही ख़राब है। जब आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जब आप BEd, DEd या BTC कोर्स कर रहे हैं लाखों रुपया देकर, तब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस कोर्स का किस तरह से सदुपयोग किया जाए और भावी अध्यापक अध्यापिका बनने के साथ साथ अपने ऊपर लगे एक बेरोजगारी के टैग को भी हटाकर फेंका जाए। जब आप रोजगार किसी भी रूप में अगर आप शिक्षक बन जाते हैं, आप बनना नहीं चाहते हैं लेकिन एक रोजगार का ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, तो मेरा एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप पूरे मन के साथ सीटेट को पास करें। किसी राज्य अथवा केंद्र के अध्यापक अध्यापिका बनने हेतु आप पूर्णतः तैयार हो जाएं और नौकरी ज्वाइन मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखें कि आप नौकरी कर लें और बाद में जब आप बेरोजगार से हटकर रोजगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो आपका जो ख्वाब है या जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसकी तैयारी आप मतलब कि बिना बर्डन के, बिना बोझ के साथ कर सकते हैं। क्योंकि आप फिर आपके पास ये सुझाव रहता है कि आपके पास ये कुछ नहीं तो एक शिक्षक का एक जॉब है, फिर आप उसी में आप लग जाइएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो छात्र इस बार असफल हो गए सीटेट में, उनसे पूछेंगे उनके साथ क्या क्या घटना घटी है, तब वो बताएंगे कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दिया। उनके हाथ से रेत की तरह अपॉर्चुनिटी फिसलती चली गई। उनके पास समय था लेकिन उन्होंने समझा कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले मैं किसी भी एजुकेटर का महामैराथन क्लास देख लूँगा और जाकर एग्ज़ाम में बैठ जाऊँगा। तो बॉस, ये संभव नहीं है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं और समझिएगा नहीं तब तक आपको ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी है कि जो महिला अध्यापक या अध्यापिका बनना चाह रही हैं और जो
मैडम बीटीसी या डीएड या बीटीसी कोर्स कर रहे हैं, उनसे खासकर अनुरोध होगा कि आप जो है सो कंप्यूटर पर निश्चित है कि आप प्रैक्टिस सेट बनाना प्रारंभ करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको फिर माउस और कीबोर्ड चलाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है और मुझे कई लोगों से ये फीडबैक मिला है कि कई महिला अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बार बार वो गार्ड को बुलाते हैं कि माइक माउस नहीं चल रहा है, कैसे क्लिक करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आंसर आगे पीछे करेंगे। खासकर ये मैं साथ साथ विनोद को भी बोल रहा हूँ कि ये ना लगे कि सिर्फ मैं महिला अभ्यर्थी के स्टीरियोटाइप का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझना ना समझना आपके हाथ में, आप खुद विद्वान हैं। तो इसलिए अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप कम से कम पूरा वीडियो देखिए। जो आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं आप एक नोट बनाकर राइट डाउन करते चलिए, और साथ में अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख के जा रहे हैं तो सीटेट में आपको 110 से कम नंबर आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 110 से अधिक ही नंबर आने की संभावना बनेगी, क्योंकि मैं अपनी तजुर्बा के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो छात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं फिर उनको किसी भी प्रकार की सीटेट में एग्ज़ाम से संबंधित समस्या नहीं आने वाली है। साथ में साथ आपका माउस और कीबोर्ड को हैंडल करने अच्छे ढंग से आना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।